दोस्तों रुपी 90 का आंकड़ा पार कर चुका है और इसके साथ पूरे भारत भर में इस पर चर्चा हो रही है। और कमाल की बात यहाँ पर क्या है कि सिर्फ भारत नहीं, विदेश में भी इस पर चर्चा हो रही है। और अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। जी हाँ, ये आरबीआई एक डेलिब्रेट पॉलिसी के अंतर्गत कर रही है। कुछ इस तरफ कई आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई इसके द्वारा एक तरफ तो जो करेंसी ट्रेडर्स हैं, जो कि कंटिन्यूअसली आरबीआई को डॉलर ड्रेन आउट करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनको कहीं न कहीं कुछ ऐसा किया गया है कि उनको किल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रम्प टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए आरबीआई का ये मूव है, जिसके अंतर्गत 5% रुपए को डिप्रिशिएट करके ट्रम्प टैरिफ्स को काफ़ी इफेक्टिवली कर्टेल कर दिया जा रहा है। कुछ ये बात अगर आप देखें, तो आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे कि अगर आप टैरिफ लगाएँगे तो वो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद करेंसी उसके अनुसार एक्सचेंज कर जाता है। तो कुछ वही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड अनलाइक बिफोर, आरबीआई इस बार इंटरवीन नहीं कर रही है। दोस्तों ये जो बात है, आप देख सकते हैं, रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 90, कैलकुलेटेड मूव बाय आरबीआई और साइन ऑफ लूजिंग कंट्रोल। ये आपने देखा, हिंदू का आर्टिकल है जिसमें 90 का आंकड़ा पार किया, कुछ इस तरफ फुसफुसाहट हुई। वहीं अगर आप देखें तो कमाल की बात क्या है, रुपी 90 का आंकड़ा पार कर गया, ऑल टाइम लो पर जा चुका है, लेकिन जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, वो आप देख सकते हैं, राइजेस टू 686 बिलियन। वो अपना मजबूत बना हुआ है बरकरार, जो बता रहा है कि आरबीआई बहुत ज्यादा डॉलर और रुपी की तुलना में रुपी को कमजोर होते हुए यहां कंट्रोल नहीं कर रही है। वो अलाउ कर रही है कि हाँ ठीक है, गिरने दो। यहां आप देख सकते हैं, जब रुपी 89 पॉइंट कुछ नंबर्स पर था, उस वक्त आरबीआई ने 5 बिलियन फॉरेक्स स्वैप किया। तब ये आर्टिकल आया, आरबीआई 5 बिलियन फॉरेक्स स्वैप इस वक्त कर रहा है, इसके साथ तो रुपी फर्दर लोअर होगा। और कुछ वैसा ही हुआ, रुपी 13 पैसे उसी के साथ गिर गया। और आप देख सकते हैं, रुपी उसके बाद 89.85 से जल्दी 90 का भी आंकड़ा फिर वो पार कर गया। तो ये दिखा रहा है कि आरबीआई को कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा यदि ये 90 का आंकड़ा भी पार कर रहा है। मानो जैसे आरबीआई चाह रहा हो वो गिर जाए। नतीजा, ब्लूमबर्ग। जी हाँ, ये अगर आप देखें तो दुनिया भर के ट्रेडर्स इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। और ब्लूमबर्ग में आर्टिकल आ रहा है, इंडिया का एक सीक्रेटिव स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा रुपी के प्लंज को वो स्टॉप कर रहे हैं। रादर यहाँ पे स्टॉप नहीं, अगर आप आर्टिकल पढ़े तो कंट्रोल शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, जिसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक इस प्रकार से इंटरवीन कर रहा है कि वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। नतीजन, जो करेंसी ट्रेडर्स थे, जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडर्स होते थे, जो पहले मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था आरबीआई इस लेवल के ऊपर नीचे जाने नहीं देता, 84 का आंकड़ा है तो 84 का आंकड़ा पकड़ के रखेगा, हम मोटा मुनाफा कमा लेंगे। अब वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक चीज ब्लूमबर्ग भी स्टडी करना चाह रहा है कि आखिरकार ये सीक्रेटिव स्ट्रेटेजी क्या है। वहीं दोस्तों बिजनेस वर्ल्ड के पलक शाह साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि इंडिया की ये एक सीक्रेट करेंसी वॉर है, जिसके द्वारा आरबीआई इंटरेस्टेड नहीं है रुपी को सेव करने में, क्योंकि ये मल्टीपल पर्पसेस हमारे लिए इस वक्त फुलफिल कर रहा है। और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि जो शक्तिकांत दास साहब का समय था और जो आज का समय है, दोनों में बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया को बदल दिया है। तो हमारे जो आज के आरबीआई गवर्नर हैं, वो आज के समय के अनुसार पॉलिसीज ले रहे हैं, जिसमें रुपी को गिराया जा रहा है। और आरबीआई इज वेरी कंफर्टेबल। क्यों ये कह रहा हूं, क्या इसके पीछे दलील है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोगों के लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। आप सभी को दोस्तों यहां पर अगर देखें तो 10 दिसंबर की तारीख याद रखनी है, क्योंकि आपके लिए हम कुछ बहुत बड़ा लेकर के आए हैं। 10 दिसंबर दोस्तों, इतिहास रचा जाएगा। दो लेजेंड्स एक साथ मिलने वाले हैं। एक लेजेंड बड़े फेमस हैं, जी हाँ, 10 नंबर से उनका विशेष लगाव भी है और भारत का भी है। इन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में अगर आप देखें तो फेमस किया है। कहीं ना कहीं पूरे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। वो आने वाले हैं हमसे मिलने 10 दिसंबर को। आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि आपके बिना ये सेलिब्रेशन अधूरा होने वाला है। दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी चैनल पर। इस चैनल पर आप जुड़ेंगे, वहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक वीडियो है, द टाइम हैज कम 10 दिसंबर 2025। आपको इस पर जुड़ना है और इसके साथ यहाँ पर नोटिफाई मी बटन है, आपको वो दबाना है, क्योंकि 4 दिन में ये लाइव होने वाला है और आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसे मिस ना करें। जरा देख लीजिए क्या इसमें होने वाला है, कुछ ग्लिम्स है, ताकि आप गेस कर सकें वो कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत है जो हमारे साथ जुड़ने वाली है। कमेंट में बताइए वो कौन हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर हिंट है। जाइए दोस्तों, नोटिफाई मी बटन है आपके लिए, जल्दी से जाएं, जाके इसे दबा दें। इसके साथ दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए, प्राइजेस के लिए, क्योंकि इस बार जो हम आपके लिए लाए हैं,
अनमैच्ड रिवॉर्ड पूल है। जी हाँ, केवल कोर्सेज़ ही नहीं, एक्चुअल गिफ्ट्स भी आपके लिए लाए हैं। आईफ़ोन से लेके बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ यहाँ पर साझा की जाएँगी। तो नोटिफ़ाई मी बटन दबाना, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी मिस ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो आरबीआई की अगर आप बात करें तो उसका अप्रोच बदला है। शक्तिकांत दास साहब से आते-आते संजय मल्होत्रा जी के समय में काफ़ी अंतर आया है। 8 दिसंबर 2025 की बात करें तो रुपी 90.1 का आंकड़ा पार कर चुका है। 5% गिर चुका है अब तक रुपी डॉलर की तुलना में। 90 का मार्क क्रॉस कर गया। सबने कहा था ये तो आरबीआई कभी नहीं होने देगी, लेकिन आरबीआई ने मानो जैसे पुश करके कहा कि जाओ 90 के आगे भी जाओ, जैसा मैंने आपको बताया करेंसी स्वैप वगैरह जो किया था। हिस्टोरिकली यदि आप देखें तो आरबीआई शक्तिकांत दास साहब के टेन्योर में बड़ा क्लियर रखती थी कि रुपी को स्टेबल रखेंगे। एक आंकड़ा फिक्स कर दिया गया था शक्तिकांत दास साहब के टेन्योर में। बहुत लंबे समय तक 84 के आंकड़े पर ही रुपी घूमता रहता था। उसके ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, एक रेंज रखा था, उसी में वो फ्लोट करता रहता था। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसके लिए जरूरत पड़े तो डॉलर्स बेच दिए जाते थे, जरूरत पड़े तो डॉलर्स खरीद लिए जाते थे, जैसा भी मोशन रहता है। लेकिन करंट गवर्नर जो संजय मल्होत्रा साहब हैं, इनका अप्रोच थोड़ा अलग है। ये अगर आप देखें तो इनकी स्ट्रेटेजी को कहा जा रहा है लीनिंग अगेंस्ट द विंड, जिसमें जो बहाव है उसके खिलाफ वो हवा को बस जान रहे, हवा इस दिशा में अगर जा रही है, यदि रुपी 95 की तरफ जाना है तो जाने देंगे, बस धीरे 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 जाने देंगे। 95 को गिरा के 85 नहीं होने देंगे, वे उल्टा नहीं कर देंगे। शक्तिकांत दास साहब के समय क्या था कि जो जिस तरफ जा रहा है वो बिल्कुल फिक्स रखते थे। 85 मतलब 85, 84 मतलब 84, और वो नंबर अगेन डिसाइड किया जाता था पूरे, जो भी आरबीआई की इसके लिए जो भी डेडिकेटेड एजेंसी उनकी जो होगी वो डिसाइड करके रिसर्च के द्वारा करते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो आरबीआई का इंटरवेंशन बिल्कुल हल्का दिख रहा है, जिसमें फ्री फॉल नहीं है, धीरे 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 गिराया जा रहा है। अब इसके पीछे अगर आप देखें तो क्या कारण है? अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि आरबीआई पर्पसफुली कर रहा है तो ऐसा क्यों कह सकते हैं? कारण बड़ा सरल है। पहला, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत हाई है। कोई एग्रेसिव इंटरवेंशन आरबीआई ने किया ही नहीं। 686.23 बिलियन है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो बताता है कि रुपी को गिरने से रोकने के लिए आरबीआई ने खास डॉलर मार्केट में नहीं निकाले। दूसरी बात, 5 बिलियन फॉरेक्स स्वैप किया, जो कि बताया गया कि आप इस प्रकार से 16 बिलियन डॉलर की रुपी इक्विवेलेंट लिक्विडिटी मार्केट में जब इंजेक्ट करेंगे, जब रुपी 89 90 के बीच वाले आंकड़े में 89.9 89.8 पे है, तो इतनी रुपी अगर मार्केट में होगी तो रुपी की कीमत तो गिरेगी, और हुआ भी वही, रुपी 90.1 पे पहुंच गया। यानी कि आरबीआई जानती है, ऐसा तो नहीं आरबीआई को नहीं मालूम है, जानते हुए भी उसको उस तरफ पुश किया जा रहा है, जो बता रहा है आरबीआई इज ओके। यदि रुपी गिरती है, आरबीआई को खास प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे सवाल उठता है कि आखिरकार आरबीआई को प्रॉब्लम क्यों नहीं है? पहला कारण है दोस्तों, ग्लोबल रियलिटी से रुपी काफी दूर जा चुकी थी। अगर हम रुपी को जब 84 के आंकड़े, 85 के आंकड़े पे अटका के रखे थे, तो बाकी करेंसीज की तुलना में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें भारत में जो इन्फ्लेशन है, उस मार्केट में जिससे तुलना की जा रही है, उसके मार्केट में वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, जो भी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके यहाँ जो इन्फ्लेशन है और उसकी करेंसी किस तरफ जा रही है कंपेयर टू हमारी करेंसी किस तरफ जा रही है, तो इन सब पैरामीटर्स के बाद रुपी मजबूत निकल रही थी। नतीजा क्या होता था? हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, उनके एक्सपोर्टर्स को एज मिल रहा है रुपी की तुलना में, क्योंकि हमारा रुपी उनकी तुलना में मजबूत था। अगेन, यहाँ पे डॉलर की बात नहीं हो रही है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। तो जिस वजह से वियतनाम की करेंसी वर्सेस इंडिया की करेंसी में, वियतनाम की करेंसी में जो एक्सपोर्टर बना रहा है सामान, उसको एज मिल जा रहा है। तो अब जब रुपी गिरेगा तो वो एज थोड़ा कट डाउन होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट, बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग रुपीज, वो कॉम्पिटिटिव हो रहा है। दूसरा, शॉक एब्जॉर्बर है दोस्तों। जब रुपी गिर रहा है तो भारत का एक्सपोर्टर्स के तो मजे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं 1000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, 1000 रुपए डेली कमा रहा हूं, और मान लीजिए उस 1000 रुपए से मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं वो मुझे $2 में मार्केट में मैं बेच रहा हूं। तो जहां वो $2 का एक प्रोडक्ट जो मैं बेचता था, पहले उससे मैं 170 रुपए कमाता था जब डॉलर 85 था, तो अब जब वो 90 हो गया तो मैं 180 कमाने लगा पर प्रोडक्ट। यानी कि बैठे बिठाए मेरी सैलरी फिक्स्ड, मेरा खर्चा फिक्स्ड, लेकिन 10 रुपए की मेरी कमाई बढ़ गई। ऑब्वियसली यहाँ पे यदि मेरा कुछ इंपोर्टेड कंपोनेंट आ रहा है तो उस वजह से कीमत भी बढ़ेगी, कॉस्ट प्राइस भी बढ़े, प्रोडक्शन प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए लगभग अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हो गए, मेडिसिन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उनके लिए काफी ज्यादा अगर आप देखें तो सेल्स बूस्ट हो रहा है। फॉलिंग रुपीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता था ऑयल प्राइसेस। सबसे बड़ी हमारी वल्नरेबिलिटी थी। रुपी फॉल करता है
तो कहाँ से लाएँगे? इतने महँगे कीमत पे तेल फिर हम कहाँ से लाएँगे? क्योंकि हम तो रुपीज़ में खरीद रहे हैं और डॉलर में कन्वर्ट करते-करते वो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे लिए वो समस्या ही नहीं है। ऑयल प्राइस अभी दोस्तों $60 पर बैरल भी गिर चुका है, $59.37 पर बैरल पे है, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। वैसे ही अगर आप रशियन डिस्काउंटेड ऑयल देखें तो वो $45 पर बैरल पर उपलब्ध है अभी भी। तो हमारे लिए तेल वाला जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, कहीं न कहीं प्राइस बढ़ने से, रुपए कमज़ोर होने से, वो हट चुका है इस वक़्त। तो हम ईज़िली रुपीज़ को गिरा सकते हैं अपने कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाने के लिए। तीसरा क्या है दोस्तों? हम रिज़र्व्स वेस्ट नहीं कर रहे। जब हम रुपए को डॉलर की तुलना में 84 पर अटका के रखते हैं, तो कंटीन्यूअसली ये जो करेंसी ट्रेडर्स हैं, उनके साथ हमको लड़ना पड़ता है, रुपए को टिका के रखना पड़ता है 84 पे, ज़रूरत पड़ने पे डॉलर बेचना होता है, ज़रूरत पड़ने पे डॉलर खरीदना होता है। नतीजा क्या होता है जब-जब हम अपना जिस इस प्रकार का ट्रेंड है जिसमें डॉलर कंटीन्यूअसली मजबूत होता जा रहा है, रुपए कमज़ोर होती जा रही है, तो कंटीन्यूअसली हम अपना जो हार्ड अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज है, वो इन ट्रेडर्स के साथ लड़ने में बर्बाद करेंगे। तो अभी क्या है कि हम कहने की ज़रूरत नहीं है, हम रियल इमरजेंसीज़ के लिए होल्ड कर रहे हैं। कुछ सडन ग्लोबल क्राइसिस आ गया, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हमारे काम आएँगे और वो बेहद ज़रूरी है क्योंकि ट्रम्प की दुनिया बड़ी अनसर्टेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस आ भी जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इन टोटल देखिए ना, तो आरबीआई इस तरीके से डबल गेम कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है, ट्रम्प टैरिफ्स को थोड़ा-सा भोतरा किया जा रहा है, उसका जो प्रहार है, उसको ब्लंट किया जा रहा है। जैसे ही रुपए 5 से 6% गिर चुकी है, उसके साथ अगर आप देखें, तो ट्रम्प के टैरिफ्स का बड़ा पोर्शन हमने कम कर दिया। जैसे कि एक यूएस बायर है, वो ज़्यादा पैसे दे रहा था भारतीय सामान के लिए टैरिफ्स की वजह से, तो रुपए कमज़ोर करके हमने उसका सामान डिस्काउंट कर दिया, तो उसका टैरिफ का जो असर है, वो कम कर दिया। तो उसके लिए सामान थोड़े कम कीमत पे उसे मिल रहा है क्योंकि रुपए कमज़ोर हो चुकी है। तो इस तरीके से इंडियन सेलर को आज भी उसी कीमत पे बेच के वो अमेरिकन मार्केट या बाकी मार्केट्स में पहुंच सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स हो गया, फार्मा एक्सपोर्ट्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो मजबूत हो जाएगा। मार्केट चार्टर भी यही है। इसको वो कोवर्ट करेंसी वॉर कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए यूएस को ना हम क्लियर विन नहीं लेने दे रहे। वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है टैरिफ के द्वारा, तो उस टैरिफ के प्रहार को हम ब्लंट कर रहे हैं करेंसी गिरा के। कर लो जो करना है। दूसरी तरफ दोस्तों करेंसी ट्रेडर्स जो है ना वो आरबीआई को गेम नहीं कर पा रहे। पहले क्या होता था ना कि आरबीआई जब नंबर्स फिक्स रखती थी कि यार रुपए को 84 पे ही लगा के रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसमें क्या होता था, जो स्पेक्युलेटर्स होते थे वो मोटा मुनाफा कमा लेते थे और आरबीआई को अपने हार्ड अर्न्ड डॉलर्स बेचने पड़ते थे। कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सेब है, वो जो सेब का सेलर है वो बोल दिया कुछ भी हो जाए मैं तो सेब 84 रुपीस पर ही बेचूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में आया तो सेब कभी 83.9 भी होगा, कभी 84.1 भी होगा, लेकिन मुझे मालूम है 84 के ही आसपास घूमेगा क्योंकि जैसे ही सेब की कीमत घटने लगती है, तो वो जो जिस सेब का जो जिसके पास पूरा गोडाउन है वो क्या करता है, सेब की कीमत घट रही है, तो क्या करेगा वो? उस केस में वो सेब मार्केट से ही खरीद लेगा या फिर सेब की कीमत बहुत बढ़ने लगी तो मार्केट में सेब बेचने लग जाएगा। तो इस तरीके से वो सेब की कीमत को कंट्रोल रखता है। लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है सेब केवल 84 पे मिल रहा है, तो जैसे ही 83.9 पे जब सेब आएगा तो मैं खरीद के रख लूंगा। मुझे मालूम है 84 पे पहुंचने वाला है। जैसे ही 84 पे पहुंचेगा मैं बेच दूंगा। मैं बैठे बिठाए 10 पैसे कमा लूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैं हर रोज प्रॉफिट कमा सकता हूं और कुछ यही करेंसी ट्रेडर्स भी कर रहे थे। क्योंकि आरबीआई फिक्स करके रखी थी, तो वो येन में लाते थे पैसा, वहां से उठाते थे 0% इंटरेस्ट पे ऑलमोस्ट, और उसको डॉलर में कन्वर्ट करते थे और डेली 100 मिलियन का करेंसी में इंडियन रुपी और डॉलर में लगाते थे पैसा और रोज का 8 करोड़ मुनाफा कमा लेते थे खाली इतने से मार्जिन पे। अगर 83.9 का 84 हो जाए तो बैठे बिठाए 8 करोड़ कमा लिया। हर रोज यही कर रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस को टिकाने के लिए आरबीआई को कितना डॉलर मार्केट में डालना पड़ता था, तो अब वो जरूरत नहीं है। तो अब ब्लूमबर्ग यही कह रहा है, आरबीआई ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बदल दी है कि गेम नहीं कर पा रहे कि कहां पे आरबीआई इंटरवीन करेगी, कहां पे नहीं करेगी। तो ये करेंसी ट्रेडर्स पे भी अब आरबीआई को खास पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं हो रही। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसके कुछ रिस्क तो होंगे ही। पहला रिस्क अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन है। चलिए मान लेते हैं फ्यूल की प्राइस इस वक्त बड़ी कमजोर है, कोई जरूरत नहीं है, $45 में रशिया दे रहा है, $59 में दुनिया दे रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या? वैसे ही गोल्ड का क्या? वो तो हमें महंगा ही मिलेगा। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा था, सोचा एक एसएसडी ले लेता हूं। बड़े लंबे टाइम से देख रहा था मैं कि 5,000 रुपए में मुझे याद है 1 टेराबाइट का एसएसडी मुझे मिल रहा था। आज मैं देखा बड़े मन बना के कि मैं तो खरीद ही लूंगा, तो देखा मैंने 8,500 9,000 का मिल रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत कितनी बढ़ गई? क्योंकि रुपी कमजोर हो गया। वैसे और भी कारण है, एसएसडी महंगे होने के सिर्फ रुपी नहीं है, और भी बहुत कारण है। एआई बहुत बड़ा कारण है जो वो सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, डेटा सेंटर्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, वो खैर अलग बात है।
यहाँ पे दोस्तों वैसे ही गोल्ड का क्या? वो भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर में ही ला रहे हैं, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। वैसे ही फ्यूल भी दोस्तों आज भले कम कीमत पे, लेकिन आप सब जानते हैं एक वॉर, एक छोटी-सी चिंगारी और तेल की कीमत 7वें आसमान पर, तब क्या करेंगे? तो उसी दिन के लिए आरबीआई असली में अगर आप देखें तो जो फॉरेन रिजर्व है, उस दिन के लिए रखी हुई है। दूसरी तरफ डिसऑर्डरली फॉल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो, यानी कि यूएस ट्रेड डील लटका रह गया, ट्रंप ने और कुछ कर दिया, टैरिफ और कुछ लगा दिया है, कुछ ग्लोबल शॉक आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, $100 का भी आंकड़ा पार कर जाए, तब क्या करेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी 1.5% पे पहुंचने वाला है, ये फर्दर वर्सन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों जो भी है, एक चीज बड़ी क्लियर है, देखिए ट्रंप का जो टेन्योर है, उसमें शक्तिकांत दास साहब के समय जो नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग था, वो फंक्शनिंग इस वक्त नहीं चलेगा। इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। शायद शक्तिकांत दास साहब होते तो वो भी कुछ अलग ही करते, तो अभी आरबीआई गवर्नर भी कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि समय बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है। ये दोस्तों कुछ ऐसा अनचार्टेड वाटर्स में दुनिया एंटर कर चुकी है, स्पेशली भारत 50% टैरिफ के बाद एंटर कर चुका है, जिसमें कुछ अलग करना होगा। रिस्क तो जरूर है, लेकिन कुछ नहीं करने के, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने के भी अलग रिस्क हैं। तो कुछ वही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। 10 दिसंबर को दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना है। जी हाँ, 10 दिसंबर शाम को 7 बजे नीचे पिन्ड कमेंट में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, एक वीडियो पे जाएँगे, वहाँ पे जाके नोटिफाई मी बटन अवश्य दबा दीजिए। बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्राइजेज़ कह रहे हैं तो केवल कोर्सेज़ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको आवश्यकता भी है। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, जाके इसका फ़ायदा अवश्य उठा लें।